जैसे कि आज की थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि सोनी वीडियो गेम की इंडस्ट्री में कैसे आया और बड़ा ही एक हादसाती तरीके से सोनी ने जो है वो प्ले स्टेशन अपना बनाया। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी बहुत सोनी की जो है वो बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और फिर उसके गेम्स और जिस तरह वो मार्केट के अंदर सोल्ड हुए हैं। सोनी का दूर दूर तक कोई गेम से लेना देना नहीं था। सिर्फ इतना कि उन्होंने सुपर निंटेंडो के अंदर अपनी एक ऑडियो चिप दी थी। एनीवे, ये बात है 1946 की। 7 मई को एक छोटी सी दुकान खुली जापान के अंदर जो रेडियो रिपेयर करती थी और फिर वही कंपनी जाके आगे सोनी बनी। सोनी ने अपनी जापान की जो कौम है उसको उठाने में एक बहुत ही भरपूर किरदार अदा किया है और हिरोशिमा और नागासाकी के बम के बाद उन्होंने बस सर झुका के अपनी कौम और फलाह बहबूद के लिए बड़ी ही कुर्बानियां दी। सोनी बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती थी, लाइक रेडियो और उसके बाद कैसेट रिकॉर्डर। सोनी की कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी को तो सब जानते थे, लेकिन इन्होंने अपनी एक इनकलाबी प्रोडक्ट से दुनिया में अपने डंके बजाए जिसका नाम था वॉकमैन। ऑडियो कैसेट्स पहले बड़े बड़े बूम बॉक्स और बड़े बड़े हाई-फाई स्टेरियो के अंदर बजती थी, लेकिन उसकी पोर्टेबिलिटी का आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम म्यूजिक को अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं। इस कंपनी ने सोनी को दुनिया के मैप पे दोबारा इमर्ज किया और सोनी दुनिया में छा गया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अच्छा जी, अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो गेम की एरा में, जब सेगा और निंटेंडो दोनों आपस में पूरी तरह मार्केट का हिस्सा लेने के लिए लड़ रहे थे। सेगा जो कि अपने सेगा जेनेसिस और मेगा ड्राइव से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था, वहीं सुपर निंटेंडो अपने मुनफरिद गेम या आई वुड से एक्सक्लूसिव जो गेम्स है उनसे उसका जवाब दे रहा था। अच्छा, सेगा और निंटेंडो का अगर हम मवाजना करें तो सेगा की अप्रोच हमेशा से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ रही है। जैसे कि जबकि जबकि निंटेंडो की हम बात करें तो वो बेसिकली अपने फर्स्ट पार्टी जो गेम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। जो उनका मियामोटो, उनका मास्टरमाइंड है, जिन्होंने कर्बी से लेकर मारियो से लेकर योशी सबके जो जो गेम्स है वो उसने डिज़ाइन किए हैं। उसे पता था बच्चों की नब्ज़ क्या थी। तो ये जंग चल रही थी सेगा और सुपर निंटेंडो की। उस ज़माने में सेगा ने अनाउंस किया कि वो एक सीडी वाले कंसोल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे निंटेंडो को पता चला कि सेगा वाले एक सीडी कंसोल बना रहे हैं, वो वाक़ई में ही जिसे कहते हैं ना कि पैनिक मोड में चले गए। क्योंकि अगर मैं आपको कंपैरिज़न बताऊँ एक कार्ट्रिज से एक सीडी का, तो वो डे एंड नाइट था। कार्ट्रिज की जो कैपेसिटी थी वो थी 32 मेगाबाइट एट मैक्स, ठीक है ना। सीडी की जो कैपेसिटी थी वो थी 640। अच्छा, जितनी बड़ी स्पेस होगी उतना उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का फुल मोशन वीडियो आएगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की उसमें साउंड आएगा, यानी कि मिडी से आप स्टेरियो साउंड के अंदर जा सकते हैं और उसी तरह उसमें बड़े गेम्स भी आ सकते हैं क्योंकि कार्ट्रिज का एक बहुत ही लिमिटेड साइज होता था। तो ये देख के निंटेंडो की तो जैसे कहते हैं ना कि अब क्या करें, निंटेंडो के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि निंटेंडो ने सोनी को अप्रोच किया, ठीक है। जबकि सोनी का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो गेम से कोई लेना देना नहीं था सिवाय इसके कि सोनी के एक बहुत ही जबरदस्त इंजीनियर थे जिनका नाम था केन कुतराकी, जिसको हम केके बोलेंगे इस वीडियो के अंदर। केके ने बहुत पहले अपने एक वीडियो गेम का एक आइडिया पिच किया था सोनी के सीईओ को, जो उन्होंने उनके मुंह पे मार दिया और कहा कि भाई हमारी कंपनी जो है कोई टॉय कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। एनीवे, तो जब निंटेंडो ने सोनी को अप्रोच किया कि हमें एक सीडी वाला कंसोल बनाना है, तो ऑफ कोर्स पहला दिमाग में जो नाम आया वो आया केन कुतरागी का, और केन कुतरागी को यह प्रोजेक्ट दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ने, केन कुतरागी और निंटेंडो ने मिलकर एक अल्टीमेट कंसोल पे काम करना शुरू किया। सोनी ने कुछ शर्त रखी इस पार्टनरशिप में जो कि निंटेंडो को समझ नहीं आई, क्योंकि निंटेंडो जो है वो एक बहुत ही, जैसे मैं कहूँ ना कि लालची या जिसे कहते हैं कि अपने रिजर्व राइट्स को रिजर्व करने वाली कंपनी है। उनको पता है कि उनके पास क्या है, राइट। जो सोनी ने शर्तें रखी उनमें एक शर्त थी कि टेक्नोलॉजी के सारे राइट सोनी के पास होंगे, प्लस सीरीज की जो मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी सोनी के पास होगी। तो निंटेंडो ने बोला हम क्या यहाँ पे क्या आम लेना आए हैं क्या। खैर, तो फिर यूं हुआ कि निंटेंडो ने सोनी को कोई हिंट नहीं दी
एंड asked them to carry on with the project. लेकिन अंदर ही अंदर उनके यहाँ कुछ ना कुछ खिचड़ी पकने लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिलिप्स को कहा कि हमारे लिए एक वीडियो गेम कंसोल बनाओ। अच्छा, और फिर क्या हुआ कि 1991 का CES शो, समर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जो कि आप भी जानते हैं बड़ा मशहूर शो है, वहां पे जब उस शो के अंदर जब केके ने निटेंडो प्लस सोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं निटेंडो ने एक और शो किया। उस शो के अंदर ऐलान किया कि हम लोग फिलिप्स के साथ एक सीडी कंसोल बना रहे हैं। सोनी को जब ये पता चला तो उनके तो औसान खता हो गए, वो तो ऐसे हो गए जैसे काटे तो खून नहीं निकले। निटेंडो ने सोनी के साथ बिल्कुल वही चीज की थी जो हानिया ने अपना आसिम के साथ की थी, कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पता चल रहा है कि भाई तेरे से ब्रेकअप कर रही हूं मैं। तो यही चीज निटेंडो ने की सोनी के साथ। खैर, उसके बाद ये हुआ कि सोनी पूरी तरह से हिल गया। केके जो थे वो मिस्टर ओगा जो सीईओ थे सोनी के, उनके पास गए और कहा हमारे साथ निटेंडो ने धोखा किया है और हमें बैक स्टैप किया है और हमने बहुत ज्यादा एफर्ट डाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या हम अपना गेम कंसोल बना सकते हैं। मिस्टर ओगा जो पहले ही गेम के कंसोल के आइडिया को रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन इस बार उनकी सैमुराई गैरत ने जोश मारा और उन्होंने दुनिया का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग कहा, डू इट। और फिर इस तरह सोनी प्ले स्टेशन का आगाज हुआ। अच्छा, पहले प्ले स्टेशन का आइडिया जो था वो ये था कि उसमें सीडी भी चलेगी और उसमें सुपर निंटेंडो गेम्स भी चलेंगे, और उन्होंने शुरू के अंदर 200 कंसोल भी बनाए 1992 के अंदर। फिर उन्होंने जो है इस आइडिया को टोटली स्क्रैप कर दिया और वो 200 कंसोल फेंक दिए। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सेम चीज सोनी ने की और बहुत ही मोहतात तरीके से मार्केट में दूसरे सीडी कंसोल के आने का वेट किया। पैनासोनिक 3DO के रिलीज के फौरन बाद सोनी ने अपना सीडी बेस्ड कंसोल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और जिसका इनिशियल नाम रखा गया प्लेस्टेशन एक्स या PSX। 16 नवंबर 1993 को सोनी ने अपनी एक ऑफिशियली कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट। ये कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन और सोनी म्यूजिक का एक जॉइंट वेंचर था। अगर मैं आपको सोनी के अंदर की बात बताऊं, उस वक्त वहां भी सोनी भी दो धड़ों में बटा हुआ था। एक जो आधे लोग थे वो सोनी के लिए बड़े एक्साइटेड थे, और जो बाकी लोग थे वो सोनी का ये पूरा प्रोजेक्ट उनको एक डिजास्टर लगता था। और उनका डाउट किसी हद तक ठीक भी था, क्योंकि 1991 में फिलिप्स ने अपना एक सीडी बेस्ड कंसोल रिलीज किया था जिसका नाम था CDI। वो भी किसी डिजास्टर से कम नहीं था, और पैनासोनिक 3D और अमीगा CD भी फेलियर की तरफ रवादवा थे। इन सब मुखालफत के बावजूद केके को बिलीव था कि ये कंसोल हिट होगा। उसकी वजह ये थी कि केके का एक विजन था, और वो खुद भी एक बेहतरीन इंजीनियर था जो कि दूसरे कॉर्पोरेट लोगों से बहुत हटके था। उसे पता था क्या आ रहा है और क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। केके वर्क रियली हार्ड विद सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट, और उसने अपना सारा फोकस 3D ग्राफिक्स पे रखा। सेगा और निटेंडो मार्केट में पूरी तरह कैप्चर किए हुए थे, और किसी तीसरे कंसोल की जगह बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन थी। निटेंडो के पास मियामोटो जैसा मास्टरपीस गेम डिजाइनर था, और सेगा के पास अपने आर्केड की एक लंबी लाइनअप थी। सोनी के पास कुछ भी नहीं था। सोनी को पता था कि पावरफुल ग्राफिक्स और स्पीड से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला, उन्हें चाहिए अच्छे गेम्स। तो इस चीज के लिए उन्होंने गेम डेवलपर्स को रीच आउट करना शुरू किया है, जैसे कि कोनामी, कैपकॉम और नेमको। और सोनी ने कहा कि हमें 3D गेम्स बनाने हैं। अच्छा, 3D गेम्स उस जमाने में बनाना नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि बहुत हाई बजट दरकार हुआ करता था, और ये सारी कंपनियां उस वक्त सक्सेसफुल 2D गेम्स बना रही थी। और फिर 1993 में सेगा ने अपना 3D गेम रिलीज किया जिसका नाम था वर्चुअल फाइटर, जो कि फर्स्ट एवर पॉलीगॉन बेस्ड 3D फाइटिंग गेम था। इस गेम ने डेवलपर्स और पब्लिशर्स की आंखें खोल दी। अब ये वीडियो गेम्स का फ्यूचर था। अब जो कंपनीज ने सोनी के नाम से भागा करती थी, अब वो भाग भाग के सोनी की तरफ आना शुरू हुई, और उसके दो रीजन थे। सोनी के पास सबसे ज्यादा एडवांस और पावरफुल हार्डवेयर था, और सिर्फ यही नहीं, सोनी का हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली था, ताकि डेवलपर्स बहुत ही आसानी से और बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के गेम डिजाइन कर सकते हैं। इसके फौरन बाद सिर्फ जापान में ही 250 गेम डेवलपिंग कंपनीज ने सोनी को ज्वाइन किया। इन्हीं दिनों सोनी ने $48 मिलियन यानी कि $48 मिलियन खर्च किए और एक यूरोपियन डेवलपर कंपनी परचेज की जिसका नाम था सैग्नोसिस, और उसका नाम चेंज करके रखा सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। 1994 दिसंबर सोनी ने फाइनली अपना मास्टरपीस सिस्टम रिलीज किया जापान के अंदर। दे कीप द नेम सिंपल, प्ले स्टेशन, बिना किसी एक्स के। प्ले स्टेशन रातों रात सुपर हिट कंसोल बन गया, और सिर्फ 3 महीनों में 1 मिलियन कंसोल यूनिट सोल्ड किए जापान के अंदर। जापान में पूरी तरह डोमिनेट करने के बाद अब बारी थी USA और यूरोप की मार्केट की। ये बात है 1995 की इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो यानी E3 की।
सोनी ने अपने बूथ पे $4 मिलियन खर्चे और मेक श्योर किया कि उनके जैसा बूथ किसी और कंपनी का ना हो। मार्केटिंग की अगर बात करें तो सोनी ने बहुत ही डिफरेंट अप्रोच की। बजाय इसके कि वो सोनी का नाम यूज करते, दे ओनली यूज प्ले स्टेशन और अपनी मार्केटिंग में प्रोवोकिंग स्टेटमेंट यूज किए जो कंज्यूमर को और ज्यादा क्यूरियस बना रहा था। After spending millions in marketing, finally Sony released PlayStation in USA on September 9th, 1995. पहले साल सोनी ने सिर्फ 9 लाख यूनिट सोल्ड किए जो कि जापान की सेल से बहुत कम थे, लेकिन सोनी ने एक के बाद एक सुपर हिट टाइटल्स रिलीज करना शुरू किए। सेगा और निटेंडो के पास उनके मैस्कॉट थे, जैसे कि सेगा के पास सोनिक और निटेंडो के पास मारियो, लेकिन सोनी के पास कोई मैस्कॉट नहीं था। 1996 में नॉटी डॉग ने एक गेम बनाया जिसका नाम था क्रैश बैंडिकूट, जो कि एक इंस्टेंट हिट बना और प्लेस्टेशन को मिला उनका अपना ऑफिशियल मैस्कॉट। रिज रेसर, बैटल अरीना, टोशिंडन जैसे गेम्स रिलीज टाइटल बने। और अगर बात करें तो सोनी को असल बूम मिला जब स्क्वायर सॉफ्ट ने सोनी से राब्ता किया एंड दे डिसाइड टू मेक देयर फर्स्ट 3D फाइनल फैंटेसी गेम जिसका नाम था फाइनल फैंटेसी 7। अच्छा, शुरू में जब ये कंसोल का कंट्रोलर जब डिजाइन हो रहा था तो आइडिया ये था कि जो ट्रायंगल बटन है वो बेसिकली डायरेक्शन के लिए यूज होगा, स्क्वायर बटन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और एक्स और सर्कल जो है वो येस और नो के लिए होगा। अच्छा, आपने अगर जापान के शुरू के गेम्स देखें तो उसमें सर्कल से प्रोसीड होता था और एक्स से कैंसिल, यानी कि सर्कल से येस और एक्स से नो। लेकिन जब यूएसए में गेम रिलीज हुए तो ये उल्टा हो गया, एक्स से जो है वो प्रोसीड होने लगा और सर्कल से कैंसिल या बैक होने लगा। थोड़े ही टाइम में सोनी को अंदाजा हो गया कि 3D गेम्स को डिजिटल कंट्रोल के साथ या डी पैड के साथ खेलना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रेवोल्यूशनरी गेम पैड रिलीज किया जिसका नाम था एनालॉग कंट्रोलर, जिसके अंदर ये 2 एनालॉग्स जो हैं यहाँ पे थे, लेफ्ट एनालॉग और राइट एनालॉग। उसके कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने इसके अंदर 2 मोटर्स लगाना शुरू की और दे हैव मेड और प्रिपेयर द मोस्ट आइकॉनिक कंट्रोलर इन द वीडियो गेम हिस्ट्री, डुअल शॉक। यही वजह है कि प्लेस्टेशन 1 से लेकर प्लेस्टेशन 5 तक सोनी ने अपने कंट्रोलर का डिजाइन सिमिलर रखा है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, इसमें डुअल सेंस या प्रेशर बटनिंग ये वो, लेकिन अगर आप टोटल डिजाइन की बात करें तो सोनी कीप इट सिंपल and they keep their legacy from PlayStation 1. गेम्स की अगर हम बात करें तो PlayStation के जो पैकिंग थी पहले, वो लॉन्ग बॉक्स के अंदर गेम आते थे इस तरह, और ये एक बड़े ही मुनफरिद और ज़बरदस्त पैकिंग थी। लेकिन कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्करों में PlayStation ने थोड़े ही दिनों के बाद इसे अपने नॉर्मल बॉक्सेस के अंदर बनाना शुरू किया, जो कि नॉर्मल ज्वेल बॉक्सेस थे उस ज़माने में, ऑडियो CD वगैरह और दूसरे कंसोल के गेम्स इसमें आते थे, तो उन्होंने भी सेम चीज करना शुरू की। अच्छा, सीडीज की अगर आप बात करें तो जो प्लेस्टेशन की सीडीज थी वो दूसरी सीडीज से थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसकी वजह ये थी कि दूसरी सीडियाँ नीचे से गोल्डन होती थी, प्लेस्टेशन की सीडी जो थी नीचे से ब्लैक होती थी, और हम इसी तासुर में थे कि ये सीडी ब्लैक इसलिए है कि इसकी जो है वो पायरेसी नहीं हो सकती, लेकिन ये ऐसा नहीं था। पायरेसी इसकी बहुत इजीली हो गई कुछ टाइम के बाद, लेकिन बस ये एक प्लेस्टेशन का टशन था कि बाकी जो सीडीज वाले कंसोल है वो एक नॉर्मल गोल्डन सिल्वर जिनका बॉटम है, हम लोग इसका थोड़ा अलग करेंगे, थोड़ा ब्लैक करेंगे, एंड इट लुक्स रियली कूल बैक इन द डेज। तो ये थी आज की प्लेस्टेशन एपिसोड, और इस एपिसोड को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग जो मांग रहे हैं वो मैं प्रोवाइड करूं। मेरा इनबॉक्स भर गया था कि फहद भाई प्लेस्टेशन पे बनाए। मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने रिसर्च करके एक आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, शेयर करें इसे। अगर आपके दोस्त हैं, जैसे कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या मेरे बारे में जानते हैं गेम्स के रिव्यूज़ के बारे में, आप अपने दोस्तों में बताएं कि यार मैं ये प्लेस्टेशन लेता था और ये खेलता था और ये दिस एंड दैट। इसका एक उर्दू के अंदर, पाकिस्तान का पहला उर्दू का चैनल है जो कि रेट्रो गेम्स के बारे में बात करता है, तो आप भी इन्हें देखें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करें ताकि और लोगों को अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट करने का मौका मिल सके। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।